मित्रों नमस्कार। आज हम भारतीय काव्य शास्त्र पेपर नंबर 7 पर बातें करेंगे। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ला। हमारे सामने चर्चा होती है शब्द शक्ति क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके भेद क्या है। मित्रों, किसी भी कथन में शब्द और शब्द के अर्थ का होना अनिवार्य है। शब्द विहीन अर्थ और अर्थ विहीन शब्द की कल्पना साहित्य में नहीं की जा सकती। शब्द शक्ति का अर्थ है शब्द की व्यंजना शक्ति। शब्द का कार्य किसी अर्थ की अभिव्यक्ति तथा उसका बोध कराना होता है। जैसे भाषा विज्ञान में भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। तो विचारों को ले जाने का काम कौन करता है? शब्द करता है। तो जैसे वहां जो सार्थक शब्द की बात होती है, वैसे ही जब शब्द शक्ति के पास आते हैं तो शब्द शक्ति का अर्थ है शब्द की व्यंजना शक्ति। शब्द का कार्य किसी अर्थ की अभिव्यक्ति करना तथा उसका बोध कराना होता है। सार्थक शब्दों द्वारा साहित्यकार अपने विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं, अनुभूतियों को वाणी देता है। इस तरह अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है। स्पष्ट है? अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो हम ऐसे कह सकते हैं कि शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति है उसे शब्द शक्ति कहा जाता है। किसी बात को परिभाषा में बांधना होता है तो भारतीय काव्यशास्त्र में संस्कृत ग्रंथों में शब्द शक्ति के लिए एक सूत्र दिया, शब्दार्थ संबंध शक्ति। कहकर शब्द शक्ति को परिभाषित किया है। शब्द के जिस व्यापार से इसके किसी अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द के अर्थ बोधक व्यापार के मूल कारण को शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे सूर्य अस्त हो गया। सूर्य अस्त हो गया उदाहरण। इसका सामान्य सा अर्थ है जो सूर्य सुबह उदित हुआ था वह अब अस्त हुआ है। संध्या काल में कुछ लोग विशेष प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे किसान मजदूर खेत में काम बंद करते हैं तो कुछ लोग संध्या समय पूजा बंधन आराधना करते हैं। अतः सूर्य अस्त हो गया इस वाक्य का अर्थ अपनी सुविधा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी रुचि और क्रिया के अनुसार लगाया जाएगा। मजदूर के अर्थ में, किसान के अर्थ में काम बंद कर देना चाहिए। आराधना के अर्थ में, पूजा के अर्थ में अब संध्या वंदन या आरती करनी चाहिए। या सूर्य अस्त हो गया अब सैर के लिए जाना चाहिए। या फिर संध्या हो जाने के कारण अंधेरा हो गया अतः दीप प्रकाश जो प्रज्वलित कर देना चाहिए। तो सूर्य अस्त हो गया तो सूर्य अस्त होने से जिस अर्थ का बोध, वो जिस अर्थ का वो बोध होता है, बोध कराने वाली उसी शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। अब सवाल इस बात का है, एक ही शब्द समूह या वाक्य अनेक प्रकार के अर्थ अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ एक ही वाक्य में हमने 3 भिन्न भिन्न अर्थों को ग्रहण किया है। एक सामान्य शब्द वाचक अर्थ, दूसरा लक्षणों को प्रकट करने वाला, तीसरा विभिन्न रुचियों से संयत क्रिया व्यापारों को व्यक्त करने वाला। इस तरीके से हमने देखा कि शब्द एक है लेकिन अपनी आवश्यकता अनुसार हमने उसके 3 अर्थ ग्रहण किए। अब शब्द शक्ति के कितने भेद हैं तो हम उसके अर्थ के आधार पर काव्यशास्त्र में शब्द शक्ति का बहुत ही वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। विस्तृत रूप से संस्कृत आचार्यों ने शब्द शक्ति के प्रमुख 3 भेद माने हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना इन शक्तियों के अनुसार शब्द और अर्थ 3 तरह के होते हैं। पहला होगा शब्दवाचक, दूसरा होगा लक्ष्य, तीसरा होगा व्यंजन। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द के आधार पर वाचक, लक्षक, व्यंजक
तो अर्थ के आधार पर वाचक की जगह वाच्यार्थ हो जाएगा, लक्षक के आधार पर लक्ष्यार्थ हो जाएगा, व्यंजक के आधार पर व्यंग्यार्थ हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि शब्द के तीन वाचक हुए तो उसी आधार पर उसके अर्थ के भी तीन वाचक हुए, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। वाचक की जगह वाच्यार्थ अर्थ के धरातल पर, लक्षक की जगह लक्ष्यार्थ अर्थ के धरातल पर, व्यंजक की जगह व्यंग्यार्थ अर्थ के धरातल पर। वाचक द्वारा व्यंजक अर्थ वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ कहलाता है। वाचक द्वारा, ध्यान दीजिएगा, वाचक द्वारा शब्द व्यंजक अर्थ वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ कर जाता है। लक्षक शब्द के द्वारा आरोपित अर्थ अर्थार्थ लक्ष्यार्थ कहलाता है। व्यंजक शब्द के द्वारा प्रकट अर्थ या व्यंजित भाव व्यंग्यार्थ कहलाता है। इस तरीके से शब्द शक्ति के तीन भेद हुए, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। हमने शब्द और अर्थ के आधार पर देखा कि कैसे जो है शब्द शक्ति को तीन भागों में बांट दिया। अब हमारे सामने सवाल यह खड़ा होता है कि यह अभिधा शब्द शक्ति क्या है। शब्द शक्ति में सबसे पहला स्थान, प्रथम स्थान अभिधा का है। अभिधा वह शक्ति है जिसमें मुख्य अर्थ का बोध होता है। इस व्यक्त अर्थ को सांकेतिक अर्थ भी कहा जाता है। मुख्य या प्रथम अर्थ का बोध कराने के कारण अभिधा को मुख्य अग्रिमा शब्द शक्ति भी कहा जाता है। जिस शब्द से मुख्य अर्थ व्यापार का बोध होता है वह शब्द वाचक कहलाता है। उससे निकलने वाला अर्थ वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहलाता है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ या सांकेतिक वाच्यार्थ का ज्ञान कराने वाले साधन हैं व्याकरण, व्यवहार, आम बोलचाल, कोश, उपमान, वाक्य विश्लेषण, विवरण, व्याख्या इत्यादि। हम इन्हीं उपकरणों की सहायता से किसी भी शब्द का सामान्य वाच्यार्थ अर्थ ग्रहण करने में समर्थ हो पाते हैं। इस तरीके से यहाँ प्रायः शब्दों का सांकेतिक या निश्चित पूर्व निर्धारित अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। यादृच्छिकता को ध्यान में रख लें। जैसे कमल का अर्थ एक जाति का पुष्प है, गधा का अर्थ पशु जाति के प्राणी से है, तो पुस्तक पढ़ने के काम वाली वस्तु विशेष है। मोती की माला असली है। मोती बड़ा नटखट लड़का है। आजकल मोती बड़े सस्ते हो गए हैं। मोती रात में बहुत भोंकता है। प्रायः शब्दों का सांकेतिक या निश्चित पूर्व निर्धारित अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। जैसे कमल कहने से हमारे सामने फूल की आकृति उभर आएगी। गधा कहने से हमारे सामने विशेष पशु दिखने लगेगा। वैसे पुस्तक कहने से हमारे सामने जो है एक विशेष जो है पुस्तक का आकार आ जाएगा। अब यहाँ मोती की माला असली है। मोती बड़ा नटखट लड़का है। आजकल मोती सस्ते हो गए हैं। मोती रात में बहुत भोंकता है। यहां हमने देखा कि इन तीनों वाक्यों में मोती एक व्यक्ति विशेष का नाम है, दूसरे में बहुमूल्य पदार्थ का नाम है, तीसरे में पशु विशेष का नाम है। मोती के तीनों अर्थ वाक्य में उसके निकट प्रस्तुत अन्य शब्द से जाने गए हैं। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा जिन शब्दों का अर्थ बोध होता है वे तीन प्रकार के होते हैं। इसी आधार पर अभिधा शक्ति के तीन भेद माने गए हैं, योग अभिधा, रूढ़ अभिधा, योग रूढ़ अभिधा। हमारे पाठ्यक्रम में शब्द शक्ति का सामान्य परिचय है, तो योग रूढ़ और योग रूढ़ पर जो है हम कभी बाद में चर्चा कर लेंगे, वो हमारे प्रश्न से सीधे नहीं जुड़ता है। अभिधा शब्द शक्ति हमने समझ लिया। किसी भी तरीके का कोई प्रश्न है? एक लाइन में समझें। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा जिन शब्दों का अर्थ बोध होता है। अब दूसरी शक्ति हमारे सामने जो है लक्षणा शब्द शक्ति है। जब वक्ता द्वारा कहे गए शब्द के मुख्य अर्थ से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, अर्थात शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो,
तब किसी रूढ़ या प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ, लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ के अभिप्रेय अर्थ अर्थात इच्छित अर्थ हम लगा लेते हैं। जब वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द के मुख्यार्थ या वाच्यार्थ के ग्रहण कर पाने में किसी भी तरह की बाधा उपस्थित हो जाए, व्याकरण कोश से प्राप्त होने वाले अर्थ के स्थान पर किसी अन्य अर्थ को ग्रहण करने की आवश्यकता प्रतीत हो, तो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। लक्षणा शब्द शक्ति को परिभाषित करते हुए संस्कृत के आचार्य मानते हैं, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ या प्रयोजन से मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। बहुत ही साफ है, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर, मतलब मुख्य अर्थ न उपस्थित हो, तब हम रूढ़ या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से जुड़े हुए अन्य अर्थ का जो बोध कराती है, ऐसी शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अब इसे समझने के लिए लक्षणा के 3 लक्षण निश्चित किए गए हैं। पहला, जब मुख्यार्थ में बाधा होती है। मुख्यार्थ से तात्पर्य है वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ। जहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है वह वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ नहीं लागू होता। उदाहरण, यदि किसी को कहा जाए वह उल्लू है, तो यहाँ उल्लू का सामान्य अर्थ पक्षी विशेष नहीं है, बल्कि उल्लू कहने मात्र से मूर्खता का बोध हमारे सामने होता है। ठीक है, तो मुख्य अर्थ नहीं हुआ, लेकिन उल्लू के लक्षण के आधार पर हमने जो है उसके अर्थ को ग्रहण कर लिया। दूसरा, लक्षणा का दूसरा अर्थ है वह भिन्न अर्थ जो कि लागू होता है, बिल्कुल ऊपर से थोपा हुआ भी नहीं होना चाहिए, उसका वाच्यार्थ से कोई न कोई संबंध होना चाहिए। जैसे वह उल्लू है, उल्लू को मूर्ख ही समझा जाता है, इस संबंध में उल्लू का अर्थ हुआ मूर्ख व्यक्ति, मतलब उसके उल्लू होने का संबोधन जो है मूर्ख होने से जुड़ा हुआ है। तीसरा है, लक्षणा से भिन्न अर्थ का प्रयोग 2 कारणों से होता है। एक तो रूढ़ या परंपरा निर्वाह के कारण या किसी विशेष प्रयोजन से, जैसे जंगल जाना, नित्य कर्म, हरिजन आदि शब्द परंपरा निर्वाहन को सूचित करते हैं, तो गरीब की लुटिया, चरण सेवक विशेष प्रयोजन को प्रकट करते हैं। उदाहरण है, वह चौकन्ना हो गया। अब चौकन्ना का अभिधार्थक अर्थ होगा, सामान्य अर्थ होगा 4 कानों वाला, पर 4 कान तो किसी के नहीं होते। अब अर्थ होगा 4 कानों से जितनी वाणी, जितनी ध्वनि श्रवण शक्ति होती है, उतनी अकेले में सुनी जा सकती हो। लक्षण के आधार पर इसका अर्थ हुआ जो चारों ओर से सावधान हो। पहले वाले उदाहरण पर देखें, वह गधा है। गधा कहने मात्र से गधे जैसे कान, पूंछ नहीं देखे जाएंगे, बल्कि जैसे गधे जैसे लक्षण खोजे जाएंगे। मूर्खता और ढिठाई गधे का स्वभावगत लक्षण है। इसी अर्थ में मनुष्य के लिए भी यह शब्द प्रयुक्त होता है। रूढ़ी और प्रयोजन के दृष्टि से लक्षणा के 2 भेद माने गए, रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। इसके भी अन्य उपभेद देखे जा सकते हैं। शब्द शक्तियों में तीसरी शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द का अर्थ हुआ विशेष तरह का अंजन। आंख में लगा हुआ अंजन जिस प्रकार हमारे दृष्टि के दोष को दूर कर निर्मूल कर देता, हमारी दृष्टि साफ कर देता है, उसी प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ती हुई उसके मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ को स्पष्ट करना। जब अभिधा शब्द शक्ति अर्थ बतलाने में असमर्थ होती है, तो लक्षणा अर्थ बताने की चेष्टा की जाती है, किंतु लक्षणा से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रतीति अभिधा अथवा लक्षणा द्वारा नहीं होती, अर्थात
अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति अपने अपने अर्थ का बोध करा के शांत हो जाती है। तब जिस शब्द शक्ति से अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। मुख्य अर्थ बोध कराने वाले ऐसे शब्दों को व्यंजक और अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। जैसे मुर्गे ने बाग दी, गंगा में गांव है। अब गांव गंगा में तो होगा नहीं, गंगा के बीच में गांव तो होगा नहीं, गंगा के किनारे होगा, लेकिन गंगा में गांव है। गांव की पवित्रता के लिए उपयोग हो सकता है, गांव के किनारे, गंगा के किनारे गांव होने के लिए प्रयोग हो सकता है इत्यादि। अभिधा और लक्षणा का संबंध केवल शब्द से होता है, परंतु व्यंजना का संबंध शब्दों के साथ अर्थ से भी है। इसी आधार पर व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद हैं, शाब्दिक व्यंजना और अर्थी व्यंजना। यहां हमने देखा कि शब्द की शक्ति का बोध कराने वाले कार्य व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। उसके तीन भेद हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, आशा करता हूं आपको विषय अच्छी तरह से समझ में आया होगा।